संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि हमने काफ़ी हद तक उसको समझ लिया है और संविधान आखिर क्यों और संविधान का इतिहास कैसे संविधान को प्रभावित करता है। जहाँ संविधान बन रहा हो उस देश का इतिहास, उस समाज का इतिहास, इसको भी हमने समझा। अब हम आते हैं अपने उस बिंदु पर जो शीर्षक से है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के तहत हमने देखा कि कैसे 1895, फिर 1922, फिर 1934 एम.एन. रॉय, फिर 1935 जब कांग्रेस ने भी इस बात पर जिद की कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, फिर 1938 जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक स्तर पर संविधान सभा के निर्माण की आवाज़ उठाई और उसमें वयस्क मताधिकार के मुद्दे को जोड़ा। उसके बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर का हमने जिक्र किया था। ऑगस्ट ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। कुछ बात बनती है, कुछ नहीं बनती है, लेकिन संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को लेकर उसूलन एक कदम लिया जाता है। 1940 में तो अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ संविधान सभा बनेगी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन और अंततः उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हुए 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त होता है और लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय होती है, तानाशाही शक्तियों की पराजय होती है, तो और अमेरिका का दबाव भी ब्रिटेन पर पड़ता है कि भारत को अब स्वतंत्र किया जाए, क्योंकि भारत ने विश्व युद्ध के काल में उनकी मदद की है, उनका पक्ष लिया है और भारत एक लोकतांत्रिक देश बनना चाहता है। तो लोकतंत्र के विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि भारत को तुरंत स्वतंत्र किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। इसी बैकग्राउंड में कैबिनेट मिशन आता है भारत। कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर आदि। और ये कैबिनेट मिशन घोषणा करता है अक्टूबर 1946 में। उस घोषणा के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया। कब? अक्टूबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये कैबिनेट मिशन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें जो तीनों अधिकारी थे एक तरीके से कैबिनेट स्तर के थे और कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में ये कमीशन आया था, ये कमेटी आई थी। इसके सदस्यों का जो चुनाव था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, वो प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था जो 1946 में हुआ था। आपको मालूम होगा कि 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के तहत कानून पास किया था अंग्रेजों ने। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत 1919 में फिर कुछ नई अपेक्षाएं भारतीयों की पूरी करते हुए कदम बढ़ाया था। भारतीयों का प्रशासन में भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से। और उसके बाद 1935 में बहुत बढ़िया एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इस कानून के तहत तो चुनाव हुए थे पहली बार, जो 1936-37 और 1938 आते आते दुर्भाग्य से इस चुनाव में चुनी गई सरकारों ने कई कारणों से इस्तीफा दे दिया था, किसी विरोध में, किसी मुद्दे को लेकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ। पर तथ्य ये है कि प्रांतीय चुनावों की प्रक्रिया इस प्रकार शुरू होती है और 1946 के चुनाव में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यानी प्रांतीय सभा के सदस्य एक सदस्य या सदस्य चुनते हैं संविधान सभा के लिए। वैसे तो नियम बनाया गया था कि हर 10 लाख के पीछे संविधान सभा में एक प्रतिनिधि होगा, लगभग 10 लाख के
की जनसंख्या के पीछे। पर चूंकि ये संभव नहीं था कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो पाए उस काल में, और इतनी जल्दी चुनाव होकर संविधान सभा का निर्माण भी हो जाए, जो जरिया अपनाया गया वो ये था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रांतीय प्रतिनिधियों के द्वारा अब संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चयन होगा, चुनाव होगा। इस संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के साथ साथ या रियासतों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया, उनको भी शामिल किया गया। यानी संविधान सभा मूलतः दो तरह के लोगों से मिली थी, दो तरह के लोगों की सभा थी। एक तो ब्रिटिश प्रांतों से आए हुए लोग और दूसरी देशी रियासतों से आए हुए लोग। इन दोनों के प्रतिनिधि मिलकर 389 संख्या होनी थी। कितना? 389। मुस्लिम लीग की जहां तक बात है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरू की बैठकों में भाग नहीं लिया, उसने हिस्सा नहीं लिया, अर्थात 15 अगस्त 1947 के पहले। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संविधान सभा में यदि मुस्लिम लीग नहीं थी तो उसके अधिकतर सदस्य कांग्रेस या कांग्रेसी विचार के थे, और इस प्रकार संविधान सभा एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही सदस्यों का समूह दिखाई देती थी। 82% इसके सदस्य जो थे, जो चुन के आए थे, ये कांग्रेस के थे। जैसा मैंने कहा कि ये लोग प्रांतीय सभाओं से चुन के आए थे, तो सच्चाई तो यह है कि प्रांतीय सभाओं में भी जब चुनाव हुए तो कांग्रेस का बोलबाला था अधिकतर प्रांतों में, और जिन प्रांतों में कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस बहुल सरकार जहां बनी थी, वहां से स्वाभाविक है कि कांग्रेस विचारधारा या कांग्रेस के प्रतिनिधि ज़्यादा चुने जाएंगे संविधान सभा में, और ऐसा ही हुआ। ये तो हो गए संविधान सभा की एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर कि किस ढंग से उसका चुनाव हुआ, उसके सदस्यों का चुनाव हुआ। हमें ख्याल रखना चाहिए कि यद्यपि कांग्रेस के सदस्यों की बहुलता थी 82%, लेकिन कहने को तो सच्चाई ये है कि भारत के अधिकतर लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर के तले हो रहा था मूल रूप से, और जो लोग कुछ अपने अपने ग्रुप या गुट के माध्यम से भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान कर रहे थे, वे भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे काफ़ी लोग, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे स्वराज पार्टी के हों, चाहे अन्य किसी दलों के हों। बारिंग मतलब बहुत कम 2-3 दल ही ऐसे थे जिनका कांग्रेस से कोई वाकया नहीं था, लेकिन अधिकतर लोग कांग्रेस से प्रभावित थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इसलिए जो कांग्रेसमय वातावरण संविधान सभा का था वह तो पर चांस था, कोई दलीय राजनीति वहां पर नहीं थी, वो होना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आधार था वो भारत में बहुत विस्तृत था, अतः इसके सदस्यों में से ज़्यादा लोगों का संविधान सभा में आना स्वाभाविक था। ये तो हुआ कांग्रेस का संविधान सभा में प्रभाव। यद्यपि दूसरी बात, यद्यपि कांग्रेस के बहुत से सदस्य संविधान सभा में थे, पर चूंकि कांग्रेस एक बहुत विस्तृत संस्था थी, विशाल संस्था थी, उसने अपने छाते अम्ब्रेला के नीचे समाज के ज़्यादातर तबकों को लिया था। इनके बीच में विचारों की विरोधता भी थी, इनके बीच में विचारों का टकराव भी था, लेकिन ये सब कांग्रेस के बैनर के तले। वैचारिक विभिन्नता बहुत थी, लेकिन उसके बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से ये लोग सब एक छतरी के नीचे थे, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वैचारिक विभिन्नता
कई बार तो विरोधाभासी भी थी। यदि उनमें से कुछ अनीश्वरवादी थे, यदि उनमें से कुछ धर्मनिरपेक्ष थे, तो कुछ, जैसा कि एक एंग्लो फ्रेंच सदस्य फ्रैंक एंथोनी का कहना है कि तकनीकी रूप से कांग्रेस के, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। अब आरएसएस और हिंदू महासभा अलग तरह की संस्थाएं हैं, इनकी अपनी विचारधारा थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से कांग्रेस के थे। इस प्रकार, इसी तरह जहाँ तक मैंने धर्मनिरपेक्षता और अनीश्वरवाद की बात की, अनीश्वरवाद, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विचारों के मामले में भी बहुत विरोधाभास था सदस्यों के बीच में। और एक मामले में अच्छा था, क्योंकि विरोधाभास विरोध में नहीं बदला, विरोधाभास विचार मंथन में बदला। विरोधाभास ऐसे विचार मंथन को जन्म दिया जो अंत में एक ऐसा निष्कर्ष निकालता था जो सबको सहमत था, जिसमें सबकी सहमति थी। आर्थिक विचारों की बात करें तो इसमें कुछ लोग समाजवादी थे और कुछ अन्य सदस्य जमींदारों का समर्थन करते थे। ये विरोधाभास थे कांग्रेसी, लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोगों की संख्या भी उतनी ही थी जितनी कि जमींदारी पक्ष का साथ लेने वालों की। उस समय तत्कालीन विचारधाराओं की बात करें तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, कुछ पूंजीवादी विचारधारा के लोग भी उसमें थे, आदि आदि। विभिन्न धर्म, जाति, इसको प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से संविधान सभा में कुछ महिलाओं को भी नामांकित किया गया, कुछ अन्य सदस्यों को, स्वतंत्र सदस्यों को नामांकित किया गया। ये लोग चयनित नहीं थे। ये जो बिंदु मैं बता रहा हूं वो संविधान सभा के गठन के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बता रहा हूं। तो ये जो बिंदु है कि चयनित चुनाव के माध्यम से आते थे, अधिकतर लोग आए, कांग्रेस की बहुलता रही, लेकिन विचारों की विभिन्नता रही, और इस विचारों की विभिन्नता एक तरीके से संविधान सभा का एसेट थी, उसकी एक अच्छाई थी कि एक रहते हुए भी अनेक विचार, और दूसरे शब्दों में अनेक विचारों के होते हुए भी एक छतरी के नीचे एकत्रित रहने, एकजुट रहने की तमन्ना। धर्मों को और महिलाओं को, जातियों को, इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई गई, और वह थी नामांकन की। नामांकन अर्थात चुनाव नहीं, उनका चयन किया गया, उनको नामांकित किया गया। उन लोगों के योगदान को देखते हुए, उन लोगों के विधि के ज्ञान को देखते हुए, ऐसे लोग जो विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या समाज में जिनकी अच्छी पकड़ थी, या वे महिलाएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने तरीके से योगदान दिया था, और जो संविधान सभा के वाद विवाद में योगदान कर सकती थी, ऐसे लोगों का नामांकन किया गया, जिसके नाम हम बाद में बताएंगे। पार्टी द्वारा विधि विशेषज्ञों को विधानसभा में खास स्थान दिया गया, क्योंकि ये सब संविधान सभा का मुख्य काम था, विधि बनाना, कानून बनाना। तो इसलिए कानून विदों की बहुत ज़रूरत थी। और यदि प्रांतीय सभा के ही जरिए सबको आना होता और कोई अन्य रास्ते नहीं अपनाए जाते, तो संभावना थी कि बहुत से कानूनविद इस महत्वपूर्ण सभा का अंग नहीं होते, वह सभा जो देश का कानून बनाने जा रही है, तो कुछ लॉपसाइडेड हो जाता। इससे बचने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि विधि विशेषज्ञ भी शामिल हों, उन्हें उनके चयन पर विशेष ध्यान दिया गया। संविधान सभा में
विभिन्न विषयों पर जो गंभीर बहस होती थी, उस बहसों को यदि आप देखेंगे आगे, जिसका हम जिक्र करेंगे, तो हमें इनके दृष्टिकोणों की विविधता बड़ी स्पष्ट दिखाई देगी। बहुत रोचक है। कई सदस्यों के दृष्टिकोणों का हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ आप ये समझ लें कि जो संविधान सभा थी, विविधता में एकता का बहुत बढ़िया रूप थी। यानी भारत की स्वतंत्रता के समय ही ये स्पष्ट हमने कर दिया था कि हम विविधता में एकता पर अटूट विश्वास करते हैं। और ये संविधान सभा के अंदर होने वाली बहस जो है, उसके रिकॉर्ड्स को यदि हम देखें तो हम स्पष्ट पाएंगे कि कितने विरोधी विचार थे, कितनी विविधता थी इनके विचारों में, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान सभा एक देश के लिए सक्षम संविधान बनाने में सफल हुई। बड़ा स्पष्ट है इनके विचारों का विरोधाभास, विचारों का विरोध आदि आदि। अब संविधान सभा बनती है, इस रूप में बनती है जैसा आपको बताया गया, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया, इस बैठक में सबसे ज़्यादा जो वयोवृद्ध सज्जन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें बैठक को संचालित करने का कार्य दिया जाता है। वरिष्ठता के आधार पे प्रथम अध्यक्ष का, जो अस्थायी थे, उनका चयन होता है और 11 दिसंबर को अंततः एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। संविधान सभा के सदस्य मिलकर उनका चयन करते हैं और वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले और अंतिम स्थायी अध्यक्ष। इस प्रकार ये संविधान सभा के संगठन, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक चर्चा हुई। देखिए, इस नक्शे में आपको बड़ा स्पष्ट दिखाई देगा कि 296 धन 93, 389 कैसे होता है। प्रोविंसेस से जो आए थे और ऐसे ही 93 लोग जो अलग हैं, हर 10 लाख में एक का जिक्र होता है चुनाव के लिए। उसके अलावा 389 मेंबर जो टोटल बनते हैं, वे कैसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ये आपको इस नक्शे से दिखाई दे रहा है। इनके चयन का जो ढांचा है या खाका है, वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से है, जैसा मैंने बताया। और ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को घोषणा करता है संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशन की, और अंततः अक्टूबर 46 में संविधान सभा निर्मित होती है। इसमें जो 3 सदस्य थे जिनका मैंने जिक्र किया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे, और भारत सचिव अर्थात ब्रिटिश सरकार में भारत के मामलों के मंत्री। ब्रिटिश सरकार में जो लंदन में बैठी है, उसमें भारत के मामलों के मंत्री। तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स जो पूर्व में आ चुके थे, और A.V. अलेक्जेंडर जो एडमिरल थे, इन लोगों के आने से, इन लोगों के गुट को कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। और उसने प्रस्ताव जो पेश किया, उसमें वही था कि हर 10 लाख में एक सीट, और प्रांतों व रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हम प्रतिनिधित्व देना चाहेंगे। 389 सदस्यों के ब्रेकअप को यदि हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। 292 सदस्य 11 प्रांतों से आएंगे। टोटल सीट 389। उसमें 292 जो हैं वो प्रांतों से आएंगे। 4 सदस्य कमिश्नरी से आएंगे, कमिश्नरी से, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, कुर्ग है, और उसके अलावा बलूचिस्तान आदि है। और उसके बाद 93 जो हैं वो देशी रियासत से आएंगे। देशी रियासत से 93 सदस्य।
प्रांतों की सीटों के 3 समुदाय में बांटा गया। एक तो ये तरीका हो गया 389 की संख्या पहुंचने का, और दूसरा है कि इन सीटों को 3 समुदाय में बांटा गया। एक था रियासत, दूसरा था चुनाव, और तीसरा जो था वो मुसलमानों, 3 मुसलमानों के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सीटों का कॉन्स्टिट्यूशन था वो कुछ इस प्रकार का था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न धर्मों के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ये तो सुनिश्चित किया गया कि कुछ सीटें मुसलमानों के लिए होंगी, कुछ सीटें सिखों के लिए होंगी, और कुछ गैर मुसलमानों के लिए निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार धार्मिक स्तर पर भी रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। अब चुनाव जो है वो अगस्त 86 में हुए, और अप्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्यों का एकल तरीके से, जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था, उसके बाद में समानुपातिक स्तर पर प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से, और देशी रियासतों का चुनाव राजाओं द्वारा नामांकन होता था। किनका? देशी रियासतों का चुनाव। और नामांकन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक उचित तरीके से चुनी गई, आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित सदस्यों का मिश्रण थी। आंशिक चुनी गई और आंशिक नामांकित। अब जब संविधान सभा पूर्ण रूप से गठित हो जाती है तो उसका क्या ब्रेकअप रहता है? 208 सदस्य कांग्रेस के आते हैं, 73 मुस्लिम लीग से आते हैं और 15 अन्य हैं। मैं पुनः बता दूं, 208 कांग्रेस से, 73 मुस्लिम लीग से, जो 15 अगस्त 47 के पहले संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लेती, और 15 अन्य सदस्य। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान सभा में महिलाओं की समुचित संख्या रहे। नामांकन का भी उसमें प्रावधान रखा गया था, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 389 सीट वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं नामित हुई थी या चुनी गई थी। मैं 389 सीट जो बोल रहा हूं वो मूलभूत ढांचे के अनुसार जो तय किया गया था वो संख्या बता रहा हूं। बाद में आप पाएंगे कि वास्तव में ये संख्या घट के 299 पे रुक गई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो गया था, कई लोग रिटायर भी हो, कई लोग ने त्याग पत्र भी दे दिया था, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। पर जब 389 की बात करें तो 15 महिलाएं जो थीं ये संविधान सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से नामांकित की गई थीं, चयनित की गई थीं। और इन महिलाओं में सबका नाम जानने की विशेष जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जान लें कि एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए बेगम एजाज रसूल को लिया गया। एकमात्र मुस्लिम महिला इन 15 लोगों में थी। तो इस प्रकार ये सुनिश्चित किया जा रहा था। इशारा इस तरफ है बारंबार आपको ये बताने का कि संविधान सभा के संगठन में, संविधान सभा के मेंबरान में ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि अधिक से अधिक तबकों का, समाज के अधिक से अधिक वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हो संविधान बनाने की प्रक्रिया में। तो एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला इनमें से चुनी गई। इसके अलावा कुछ और प्रसिद्ध नाम इसमें आते हैं। दुर्गाबाई देशमुख बहुत प्रसिद्ध, बाद में बहुत प्रसिद्ध हुई। हंसा मेहता, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर बाद में भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं और
दिल्ली का जो सबसे प्रसिद्ध भारत का अस्पताल जो दिल्ली में स्थित है, एम्स, उसकी स्थापना का श्रेय राजकुमारी अमृत कौर को जाता है। और ये महिला जो है वो कई क्षेत्रों में, रेड क्रॉस सोसाइटी आदि आदि कई क्षेत्रों में इसने बहुत अमूल्य योगदान किया है। आज जब हम एम्स को देखते हैं तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री के नाते बारंबार उनकी ओर ध्यान जाता है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और भी कई अन्य पद संभाले, सुचेता कृपलानी जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की भारत की ओर से अध्यक्ष के लिए गई और विश्व मंच पर महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्षता के लिए उनका चयन हुआ था। तो ऐसे कुछ बहुत सारे नाम थे। 15 नामों में कुछ नाम मैंने लिए हैं जिनके बारे में विशेष रूप से आपको जानना होगा। बेगम आज़ाद रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, उसके बाद सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, ये विशेष हैं। जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। कितनी? 33। जनजाति के मामलों को, जनजाति संबंधी कानूनों और उनकी परंपराओं पर प्रकाश डालने के लिए संविधान सभा में सुनिश्चित किया गया कि जनजाति से भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व आए, क्योंकि भारत में जनजाति की जनसंख्या काफ़ी है, बहुत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा के फॉर्मेशन में ये सुनिश्चित किया गया कि हर दृष्टि से संविधान सभा सही प्रतिनिधित्व करती हो, चाहे वो प्रोफेशन को लेकर हो, चाहे वो विभिन्न सामाजिक वर्गों को लेकर हो, चाहे विभिन्न कौशल को लेकर हो, विभिन्न उम्र के लोगों को हो, विभिन्न धर्म के लोगों को हो, आदि आदि। जो संविधान सभा है उसे अंग्रेजी में आपको जानना थोड़ा जरूरी है। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब संविधान सभा बोलते हैं तो याद रखें और ध्यान से देखें कि वह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाती है। संविधान सभा को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं। दोनों की स्पेलिंग को आप तुलना करके देख लें। कॉन्स्टिट्यूएंट की स्पेलिंग है CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली यानी सभा। तो ये संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं। इस बात को आप अच्छे से मन में बैठा लें। 3 जून 1947 अब आता है अगला। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनकी फोटो आपने बारंबार देखी होगी। इनका जिक्र भारत के स्वतंत्रता के अंतिम चरणों में बारंबार आता है, क्योंकि वो भारत के गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजों की तरफ से जो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया जो हुई, वो भारत में लॉर्ड माउंटबेटन ने निभाई और वो बखूबी निभाई। उन्होंने अनाउंस किया कि कैबिनेट मिशन प्लान को भंग कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उनका अपना विचार था और परिणाम क्या हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रभावशील होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू होता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्क्रैप करके, उसको हटाकर, दरकिनार करके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन एक नया कानून लाते हैं, नया एक्ट लाते हैं, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनने की घोषणा होती है आधिकारिक स्तर पर। और ये बात है जून 1947 की।
3 जून 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिलती है? 9 दिसंबर 46 को। और ये रीअसेंबल होती है 14 अगस्त 1947 को एज ए सॉवरेन बॉडी, से एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से इकट्ठी होती है। क्या मायने हैं इसके? देखिए, आपको समझना होगा कि भारत के स्वतंत्रता मिलने तक अंग्रेजी कानून के तहत भारत का प्रशासन चल रहा था, और स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के संविधान को लागू होना था, जो अंततः लागू हुआ 1950 में। और इस काल में जो संविधान सभा थी, उसका एक ही कार्य था, देश के लिए भावी संविधान बनाना। एक ही कार्य, भावी संविधान बनाने का कार्य उसका था। अब और ये संस्था संविधान सभा 1946 से अस्तित्व में आ गई थी। 1946 से 1947 तक ये संविधान सभा अपना कार्य करती है। किस रूप में? संविधान बनाने के रूप में। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज चले जाते हैं, 15 अगस्त 1947 को, उस समय स्थिति बदलती है। उस समय संविधान सभा की एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और बहुत अहम जिम्मेदारी। अभी तक वह केवल संविधान बनाने वाली सभा थी। 15 अगस्त से उसका एक और रोल प्रारंभ होता है, और वो है देश को चलाना, देश के लिए कानून, डे टू डे लाइफ के कानून बनाना, उसका संचालन करना, सुनिश्चित करना, प्रशासन सुनिश्चित करना। और इस प्रकार ये एक विधायिका का काम भी करती है। किसका काम करती है? विधायिका का काम। संविधान सभा के अब 2 रोल हो जाते हैं। 14 अगस्त 47 से वो एक सॉवरेन बॉडी, सार्वभौमिक संस्था के रूप में आती है। उसके पहले वो क्या थी? ब्रिटिश सत्ता के तहत संविधान सभा काम कर रही थी, क्योंकि संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया था, तो इस प्रकार वो उसके तहत थी। लेकिन 1947 15 अगस्त को वह सार्वभौमिक संस्था हो जाती है, यानी सर्वोच्च संस्था, उसके ऊपर कोई नहीं। परिणाम क्या होता है कि इस विभाजन के बाद जो विभाजन होता है माउंटबेटन प्लान में, उसमें पाकिस्तान की स्थापना 3 जून 1947 समझ लीजिए। ऐसा हम मान सकते हैं कि पाकिस्तान का जो पार्टीशन का जो प्रस्ताव था, पार्टीशन का जो प्रयास था, वो एक तरीके से 3 जून 47 को माउंटबेटन प्लान के तहत ही अस्तित्व में आ जाता है।